हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अर्जुन एस पवार। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है गाइस, वो होने वाला है बॉट एंड टाइम एंड वर्क को लेकर। ठीक है, बॉट एंड टाइम एंड वर्क को लेकर उस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे डील करेंगे, आइए गाइस समझते हैं। और ये बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होते हैं गाइस। समझिए क्या है। देखिए क्वेश्चन लिखा, बोट गोज टू 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर downstream in 6 hours. It goes 30 km upstream and 21 km downstream in 6 whole 1/2 hours. Find the speed of boat in still water and also speed of the stream. गाइस जब भी देखिए ये बोट वाले क्वेश्चन पिछले साल तो डिलीट हो गए थे, लेकिन इस साल ये है क्योंकि आपके यहाँ पे टॉपिक आ रहा है रिड्यूसिबल का। रिड्यूसिबल का टॉपिक यानी इसका मतलब ये है कि जो फॉर्म होती है 1/x टाइप की, 1/y टाइप की या 1/x+y टाइप की, वो फॉर्म आपके सिलेबस में है। तो इट मीन्स उससे रिलेटेड जो लैंग्वेज के क्वेश्चंस होंगे वो भी यानी आपके सिलेबस में होंगे। ठीक है गाइस, तो ये लिखा हुआ है बोट गोज 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। लिखा ना 24 किलोमीटर तो अप स्ट्रीम हो रहा है, 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम हो रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है गाइस? इसका मीनिंग ये है कि जब बोट अप स्ट्रीम का मीनिंग क्या होता है? अप स्ट्रीम का मीनिंग होता है गाइस यानी उसकी विपरीत दिशा में। ठीक है ना, यानी एक बोट जो है 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी अपोजिट डायरेक्शन में, एंड डाउन स्ट्रीम मतलब डायरेक्शन में। ध्यान रखना, अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट डायरेक्शन में और डाउन स्ट्रीम मतलब डायरेक्शन में बात करना चाह रहे हैं। तो आप ध्यान रखिए कि जो बोट की स्पीड है इन स्टिल वाटर में x किलोमीटर एंड स्ट्रीम वाटर में कितनी होगी? y किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, तो अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी? जब मैं अप स्ट्रीम में बात करूंगा तो अप स्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? आपने क्या करना है, स्टिल वाटर में से स्ट्रीम वाटर को माइनस करना है। तो क्या गेट हो जाएगा आपको गाइस इसमें से? स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम x माइनस वाई किलोमीटर, स्टील में से स्ट्रीम माइनस होनी है। ओके गाइस, और स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, यदि मैं डाउन स्ट्रीम की स्पीड के बारे में बात करूं तो दोनों को ऐड करना, क्योंकि डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है डायरेक्शन में। जब हम बात समझिए, हमारी कंडीशन जो हम फ्लोट करेंगे वो इधर की डायरेक्शन में और पानी का फ्लो भी इधर की डायरेक्शन में, तो हम यानी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन सिचुएशन उस टाइम पे क्या है कि हम x+y कर रहे हैं अपने आप को। लेकिन यदि मैं अपोजिट में चला जाऊं, यानी पानी का फ्लोट तो है इस साइड और मेरा फ्लोट हो जाए इस साइड, ठीक है, तो मैं क्या होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा यानी x माइनस वाई। तो स्टील वाटर माइनस स्ट्रीम वाटर, स्टील वाटर प्लस स्ट्रीम वाटर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने का है जिसमें उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छे समझ में आया भी होगा कि क्या लिखा था यहाँ पे। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ तक पॉइंट आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब उसने क्या कहा था समझिए भाई, वो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम चल रहा है एक बोट और 28 किलोमीटर चल रही है डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। टाइम दे दिया उसने, कितना दे दिया? 6 आवर्स। जब टाइम गिवन होता है तो आपको पता है कि हम कैसे लिखा करते हैं कि टाइम टेकन टू कवर 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, क्योंकि 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम में चल रहा है तो डिस्टेंस पता है आपको, स्पीड पता है आपको, तो टाइम निकाल दिया। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सेम इसी तरह से डाउन स्ट्रीम में किया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों आ गया। दोनों को मिलाकर, इसको और इसको, इन दोनों को मिलाकर जो टोटल टाइम लग रहा था कितना लग रहा था गाइस? 6 आवर्स। तो दोनों को मिला दीजिए तो टोटल टाइम कितना आ गया आपके पास? 6 आवर्स का आ गया। ये तो बन गई फर्स्ट कंडीशन। सेम एज इट इज गाइस सेकंड कंडीशन बनेगी। आगे लिखा था उसने, इट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, इन 6 होल 1/2 आवर्स। दोनों के लिए टाइम दे दिया उसने, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, दोनों का टोटल टाइम कितना दिया? 6 होल 1/2 आवर्स। सेम वही केस, टाइम टेकन टू कवर 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम 30/x माइनस वाई एंड टाइम टेकन टू कवर 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 21/x+y। दोनों का टोटल टाइम 6 होल 1/2 13/2 आ गया। दूसरी कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन। अब इसमें देखिए ये वो फॉर्म बन गई है जो मैंने आपको रिड्यूसिबल में सिखाई दी गाइस। यदि आपने सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, स्पेशल मेथड एंड रिड्यूसिबल फॉर्म ये नहीं देखी है तो आप गाइस प्लेलिस्ट में जाकर इन पहले वीडियोस को देखेंगे, तभी आप इन क्वेश्चनों को डील कर पाएंगे कि जब वेरिएबल 1/x माइनस वाई और 1/x+y की फॉर्म में होते हैं तो आप उससे पहले u और v लेट करते हैं। कितना लेट करते हैं? u और v। ये रिड्यूसिबल फॉर्म होती है गाइस। ठीक है,
तो जब आप 1/x-y के रिप्लेस पे u पुट करेंगे और 1/x+y के रिप्लेस पे v पुट करेंगे, देखिए ये रहा पहली कंडीशन ये बनी हुई है आपके पास ऊपर कि 24/x-y यानी 1/x-y के रिप्लेस पे v और 1/x+y के रिप्लेस पे u, तो 24v प्लस 28u इज इक्वल टू 6। ठीक है गाइस, और सेम एज इट इज 30/v, सॉरी 1/x-y है तो v तो 30v, 21/x+y तो 21u इज इक्वल टू 13/2। ये कंडीशन बन गई आपके पास। बस अब आपको क्या करना है, इसमें एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के आप इस कंडीशन को डील करेंगे गाइस। ओके, तो यहाँ पे इसने क्या कर लिया, v के कॉफिशिएंटों को इक्वल कर लिया। जैसे आपको सही लगता है ऐसे कर सकते हैं आप लोग। v के कॉफिशिएंटों को इक्वल करके कैलकुलेशन कर ली, कैलकुलेशन करके यहाँ से u और v की वैल्यू फाइंड आउट होगी आपको। जब u और v एज योर चॉइस, यहाँ पे ध्यान रखना कोई से मेथड से आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ उस चीज को। आप यहाँ पे समझदार हो गए होंगे क्योंकि वीडियो का लास्ट चल रहा है अब। तो ये u एंड ये v की वैल्यू आ गई आपके पास। ये u की वैल्यू 1/6 और ये v की वैल्यू 1/14 आपको फाइनली गेट हो गया। u और v गेट हो गया, इसे उठा के यहाँ पुट करेंगे 1/x-y की जगह u की वैल्यू पुट करेंगे, 1/x+y के इज इक्वल टू में v लिखा था, यहाँ पे v की वैल्यू पुट करेंगे और इक्वेशन क्या बन के आएगी गाइस, आइए समझते हैं। इक्वेशन देखिए क्या बनेगी, क्योंकि आपने देखा कि 1/x-y इज इक्वल टू u था, u की वैल्यू कितनी गेट हुई थी 1/6, x-y इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x-y की वैल्यू आ गई 6, 1/x+y इज इक्वल टू 1/14 क्योंकि v की वैल्यू 1/40, क्रॉस मल्टीप्लाई x+y इज इक्वल टू 14, कैलकुलेट कर लीजिए 6 और 7 को एलिमिनेशन मेथड लगाते हुए या सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एज योर चॉइस। y से y कैंसिल, x 2x हो जाएगा, गेट हो गया 20, x की वैल्यू गेट हो गई 20। ओके, x गेट, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 6 या 7 में तो y गेट हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको पता लग जाएगा कि बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर में कितनी होगी 10 किलोमीटर पर आवर एंड स्ट्रीम वाटर में कितनी होगी 4 किलोमीटर पर आवर। यानी फ्लोट में और रुके हुए पानी में जो बोट की स्पीड होगी वो 10 और 4 किलोमीटर पर आवर होगी। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूं कि ये जो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का क्वेश्चन था वो आपको क्लियर हुआ होगा गाइस। ओके, तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा हुआ है हमारे लिए कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। उसने कह दिया जो रितु है कैन रो डाउन स्ट्रीम इन 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम इन 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। दोनों के लिए अलग अलग आवर्स दे दिए। डाउन स्ट्रीम के लिए 20 किलोमीटर आवर्स, सॉरी डाउन स्ट्रीम के लिए 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम के लिए 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है ना, तो यानी गाइज आपको क्या बताना, स्टिल वाटर और एक तो स्टिल वाटर की स्पीड बतानी है, रोइंग की स्पीड क्या होगी, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है, आप सबसे पहले फिर से वही केस, भाई स्टील और स्ट्रीम दो केस चलते हैं हमारे पास। ठीक है, यानी करंट, स्टिल वाटर और स्ट्रीम वाटर। करंट में कैसी स्पीड होगी उसकी, ठीक है ना, और रुके पानी में कैसी स्पीड होगी। तो स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम वाटर y किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस क्या होती है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा। क्यों, क्योंकि डाउन स्ट्रीम के लिए अलग से 2 आवर्स है और अप स्ट्रीम के लिए अलग से 2 आवर्स है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में डाउन और अप स्ट्रीम को मिलाकर 1 आवर बन रहा था, इसलिए वहां पे 2 कंडीशन थी। अब यहाँ पे क्या है, डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर की स्पीड मतलब डिस्टेंस कवर करता है डाउन स्ट्रीम में, वो तो 2 आवर्स लेते हैं, और जब वो अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो 2 आवर्स लेते हैं। ठीक है ना गाइज, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए अब आपके पास क्या आएगा। अब आपको पता है कि कॉन्सेप्ट क्या बनने वाला है, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है टाइम इंटू स्पीड। अब अप स्ट्रीम कितनी होती है x माइनस वाई में, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है x प्लस वाई। तो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ध्यान से। मैंने क्या लिखा, डिस्टेंस, डिस्टेंस किसको इक्वल लिखा, टाइम इंटू स्पीड। टाइम कितना लग रहा है डाउन अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम का जो टाइम है वो, सॉरी अप स्ट्रीम में जो स्पीड है वो है x माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो है x प्लस वाई। तो ऊपर देखो क्या लिखा, डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है ना, कितने आवर्स में, 2 आवर्स में। टाइम इंटू स्पीड, टाइम कितना लग रहा है 2, किस में, डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, 2 x प्लस वाई, स्पीड कितनी होगी x प्लस वाई, इसके इक्वल हो गया डिस्टेंस के 20। उम्मीद करता हूं कि पॉइंट समझ में आया होगा कि डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड। जब हमें अलग अलग टाइम गिवन होते हैं तो हमें वहां पे क्या करता है कि हमें डिस्टेंस के अकॉर्डिंग काम कर लेना पड़ता है। तो टाइम क्या हो गया यहाँ पे देखिए, दोनों के अकॉर्डिंग जब हमने फॉर्मूला लगाया कि डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड, टाइम मिल गया 2
एंड स्पीड होगी x प्लस वाई। ये है गाइस डाउन स्ट्रीम के केस में। इस तरह से अप स्ट्रीम के केस में 2 इंटू एक्स माइनस वाई इजकल टू 4, क्योंकि अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, दोनों के लिए 2 आवर्स है, ठीक है, सेम आवर्स आ रहे, तो 2 इंटू एक्स माइनस वाई इजकल टू 4। तो यहां से एक इक्वेशन बनकर तैयार हो गई। एक इक्वेशन तैयार हो गई तो बस इसे अब एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या सब्स्टिट्यूशन से क्या कर लीजिए गाइस, कैलकुलेट कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूं गाइस ये भी कंडीशंस आपको क्लियर होगी। तो इसकी स्पीड इन स्टील वाटर में आ गई 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्ट्रीम वाटर में आ गई है 4 किलोमीटर पर आवर। ओके गाइस, तो इस तरीके से डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के यदि कोई क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो उम्मीद करता हूं कि गाइस आप उसको अच्छे से डील कर सकते हैं गाइस। ओके, आइए गाइस अब कुछ सम इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं हम उस पर डील करने वाले हैं और समझेंगे कि सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चन वो डील करेगा। ओके गाइस, लेट्स सी गाइस। आइए गाइस, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंसों की लिस्ट है। इस टाइप से ये चैप्टर तो पूरा कंप्लीट हो गया, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराऊंगा ये मिक्स होंगे। वैसे जितने टॉपिक्स थे आपके सिलेबस के वो मैंने आपको कवर करा दिए गाइस, ठीक है। तो ये चैप्टर तो आपका फिनिश हो गया गाइस। ओके, अब आपके पास यदि आप एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप एनसीईआरटी से पूरा चैप्टर कवर करेंगे। यदि आप आरएस अग्रवाल से कर रहे हैं तो आरएस अग्रवाल से कीजिए। जो भी प्रैक्टिस करके आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है गाइस। तो आपका ये वर्क रहेगा। अब मैं कुछ सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर चल रहा हूँ गाइस। तो आइए उसमें समझेंगे कि क्या है सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और किस तरह के हैं। मिक्स क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा इन ट्राइंगल एबीसी एंगल सी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस बी, फाइंड 3 एंगल्स। मुझे क्या बताने, 3 एंगल्स बताने हुए। ये कंडीशन गिवन कर दी, एंगल सी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस बी। देखिए गाइस, ये तीनों आपस में इक्वल है, तो मैंने क्या किया, पहले इसको इसके इक्वल लिख दिया, पहली कंडीशन। फिर मैंने क्या किया, इसको इसके इक्वल लिख दिया, दूसरी कंडीशन, थ्राइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस बी। इसे कैलकुलेट किया तो एंगल बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए आ गया यहाँ से, ठीक है गाइस। तो यानी यहाँ से मैंने क्या किया, एंगल ए की वैल्यू गेट की 1/2 एंगल ऑफ बी आ गया होगा। ये बाय आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिस साइड क्या करेगा, डिवाइड। मैंने ऐसे क्यों किया, मैं रीजन समझाता हूँ। क्योंकि एंगल सी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी में है आपके पास, यहां से मैंने क्या किया, एंगल ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी में फाइंड आउट कर ली। ओके गाइस, तो अब आपको पता है क्योंकि हम सारा काम किस में कर रहे हैं, एक ट्राइंगल में कर रहे हैं। जब हम एक ट्राइंगल में करते हैं तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है गाइस, 180 होता है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा गाइस। तो बस अब आपको ए की वैल्यू 1/2 ऑफ एंगल बी, सी की वैल्यू थ्राइस ऑफ एंगल बी और बी एज इट इज आ गया एंगल बी। इसे कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके आपके पास एंगल बी की वैल्यू गेट हो गई है 40। कितनी गेट हो गई गाइस, 40। बी 40 हो गया तो आपने यहाँ पुट कर दिया, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 इंटू 40 यानी 20। फिर आपने बी को यहाँ रख दिया, 3 इंटू 40 कितना हो गया, एंगल सी की वैल्यू 120। तो ये आपने फाइनली एंगल ए भी गेट कर लिया, एंगल बी भी गेट कर लिया, एंगल सी भी। और यही हमसे पूछा गया था, फाइंड द 3 एंगल्स। तो उम्मीद करता हूँ गाइस जो सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में जो पहला क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके, अब मैं डिस्कस करता हूं नेक्स्ट एग्जांपल 2 की। नेक्स्ट एग्जांपल 2 क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर एंगल ए 6x प्लस 10, एंगल बी 5x, एंगल सी x प्लस y, एंगल डी 3y माइनस 5। फाइंड x एंड y एंड हैंस द वैल्यू ऑफ द 4 एंगल्स। गाइस देखिए, मैं आपको सीधे सीधे बताता हूं कि ये 9th क्लास में आपने पढ़ा था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है कि सभी वर्टेक्स जो होने चाहिए सर्कल पर इसके लाइज होने चाहिए, उसे हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और इसकी क्या क्वालिटी बताई थी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की गाइस, ये समझ के रखना कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उन अपोजिट एंगलों का सम 180 होता है, यानी सप्लीमेंट्री होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स होते हैं अपोजिट एंगल्स, उनका सम कितना होता है 180, यानी सप्लीमेंट्री होता है। ये भी कितना होता है सप्लीमेंट्री, यानी एंगल ए एंगल सी का सम 180, एंगल बी और एंगल डी का सम 180 गाइस, ठीक है। तो उसने आपको ए बी सी डी चारों एंगल दे रखे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले ए और सी से एक इक्वेशन बनानी है, फिर बी और डी से एक इक्वेशन बनानी है। देखो मैंने बना भी रखी है, एंगल ए प्लस एंगल सी 180 और एंगल बी प्लस एंगल डी 180 लेकर ए और सी की वैल्यू पुट करके एक इक्वेशन तैयार, एंगल बी और एंगल डी की वैल्यू पुट करके एक इक्वेशन तैयार। फर्स्ट और सेकंड में वही फिर से गाइस एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। उसने क्या लिखा, 7x प्लस वाई इक्वल टू 170
5x प्लस 3y इक्वल टू 190। तो हम पहले वाली इक्वेशन में y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेंगे। यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 या y का कोफिशिएंट 1, तो ऊपर वाले हमने 3 से मल्टीप्लाई करके ये कंडीशन बन गई 21x प्लस 3y इक्वल टू 510। ठीक है गाइस, अब आपको करना है क्या, लाइक साइन है, लाइक साइन है तो आपको होता है सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहाँ से वैल्यू फाइनली गेट हो गई, यहाँ से कैलकुलेट करके x की वैल्यू कैलकुलेट हो गई 20। कितनी कैलकुलेट होगी गाइस, 20। x की वैल्यू गेट होगी, इसकी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में पुट करके वहां से वैल्यू निकल गई आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई 30। बस अब सभी एंगल्स बता दो, 4 के 4 एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी में वैल्यू पुट करके एक्स वाई की वहां से फाइनल आप गेट कर लेंगे। तो एंगल ए की वैल्यू 130, एंगल बी की वैल्यू 100, एंगल सी की वैल्यू 50, एंगल डी की वैल्यू 80। ये आपके पास फाइनली हो जाएगी। चाहे इन सबका सम करके देख लेना, ये 360 इसका सम भी आ जाएगा गाइस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट नंबर 2 है वो भी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा गाइस। ठीक है, चलते हैं गाइस नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। आइए समझते हैं क्या नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, मुझे ए और बी की वैल्यूज बतानी क्या होगी। डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। एक लीनियर इक्वेशन है जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन रखती है। याद होगी आपको, मैंने 3 कंडीशन, जब मैं आपको लीनियर इक्वेशन समझा रहा था ग्राफिकल मेथड की, तो वहां पे मैंने 3 चीजें पॉइंट डिस्कस की थी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, नो सोल्यूशन एंड यूनिक सोल्यूशन। आपको याद आ गया होगा गाइस। यूनिक सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था गाइस, जब आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की कंडीशन क्या बन रही हो गाइस, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, ये यूनिक सॉल्यूशन में बनती थी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में तीनों इक्वल चलती हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। और जो नो सॉल्यूशन होता है उसमें ये वाला पॉइंट डज नॉट इक्वल होता है, यानी 2 पॉइंट एक्स और वाई के कोफिशिएंटों का रेशियो यदि इक्वल है और ये तीसरे वाला डज नॉट इक्वल, तो ये नो सॉल्यूशन में चलता था। तो उम्मीद करता हूँ गाइज ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, जब हम 3 पॉइंटों में वहां पे डिस्कस करते थे गाइज। ठीक है, तो हमसे यहीं पे ये गिवन किया हुआ है उसने आपको कि जो नंबर्स हैं वो कैसे इनफाइनाइट हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो गया, तो उसके लिए कंडीशन आपको पता है कि जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाते हैं तो तीनों आपस में क्या होता है गाइज, ये इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तीनों लाइनें क्या होती है आपस में इक्वल, उनके जो कोफिशिएंट होते हैं एक्स वाई और कांस्टेंट के वो इक्वल हो गए, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। पहले लाइनों को समझते हैं। ये लाइन गिवन थी 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये पहली लाइन गिवन की हुई है। दूसरी लाइन गिवन की उसने a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई माइनस के 3a माइनस के b प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन गिवन की है, कंपेयरिंग a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग जब आप कर लोगे a1 a2 की वैल्यू पहली इक्वेशन को पहली इक्वेशन के साथ, दूसरी इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के साथ, एक्स वाई के और कांस्टेंट क्वांटिटी के कंपेयरिंग करेंगे आप। a1 की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू -7 पहली इक्वेशन के साथ, दूसरी इक्वेशन के साथ a2 की वैल्यू a माइनस बी, b2 की वैल्यू a प्लस बी और c2 की वैल्यू -3 a माइनस बी प्लस के 2। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। इनफाइनाइट सोल्यूशन में a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 चलता है। तो कंडीशन रख दी यहाँ पर a1 अपॉन a2 की, b1 अपॉन b2 की और c1 अपॉन c2 की वैल्यू पुट कर दी। अब इसमें आप क्या बनाना, इसे फर्स्ट, इसे सेकंड, इसे थर्ड। तो पहले टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड एक इक्वेशन यहां से फाइंड आउट करेंगे, फिर टेकिंग सेकंड एंड थर्ड, चाहे टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड एज योर चॉइस। ठीक है, तो आपने टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड किया, 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी, कैलकुलेट करके a की वैल्यू फाइनल, a की वैल्यू गेट हो गई 5b। अब आपको क्या करना है गाइस, टेकिंग सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो यहां से a और प्लस b में एक इक्वेशन और गेट आ जाएगी आपको, माइनस के a प्लस के 2b इज इक्वल टू 3। ये कंडीशन नंबर 2 गेट हो जाएगी जब मैं टेकिंग सेकंड एंड थर्ड करूंगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए a की वैल्यू माइनस a प्लस 2b इज इक्वल टू थर्ड, यहाँ पे a की वैल्यू 5b, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दिया इसने। क्या अप्लाई कर दिया, सब्स्टिट्यूशन की, a की वैल्यू b की फॉर्म में आ रही है उसे पिक कर दी, यहाँ रख दिया। तो a की वैल्यू कितनी होगी, माइनस के 5b प्लस के 2b इज इक्वल टू माइनस के 3। कैलकुलेट करके यहाँ से b की वैल्यू गेट हो गई है 1, b की वैल्यू कैलकुलेट करके 1 तो उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, तो a की वैल्यू कैलकुलेट हो गई कितनी आ गई गाइस, 5। तो इस तरह से आपने a और b की वैल्यू फाइनली गेट कर ली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइस यदि इस क्वेश्चन में कोई डिस्कस करना है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं गाइस। ओके गाइस, आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। देखिए गाइस नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स
उसने कहा कि एक रेक्टेंगल का एरिया को यदि मैं 9 स्क्वायर यूनिट्स रिड्यूस्ड कर दूं एंड इफ इट्स द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, तो उसकी जो लेंथ है गाइस वो तो 5 यूनिट्स रिड्यूस्ड हो जाएगी, कम हो जाएगी, और लेकिन जो ब्रेथ होगी वो 3 यूनिट्स बढ़ जाएगी, इंक्रीज्ड हो गई है। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, वो कह रहा है कि यदि हम किसी रेक्टेंगल की लेंथ को इंक्रीज कर दे 3 यूनिट्स और ब्रेथ को कर दे 2 यूनिट्स इंक्रीज, तो वो कह रहा है कि एरिया इंक्रीज हो जाएगा 67 यूनिट्स। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन गाइस, समझिए। सबसे पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि पहले रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ कितनी, पहले ये डिसाइड करना जरूरी है। मैंने कहा रेक्टेंगल है ये मेरे पास, इसकी लेंथ है मेरे पास x और इसकी लेंथ है मेरे पास y। सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया। इसका एरिया कितना निकल कर आता है गाइस, यदि मेरे पास ये लेंथ है ये ब्रेथ है, तो फॉर्मुला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ यानी xy यूनिट्स। अब उसने पहली कंडीशन, जो पहला कॉन्सेप्ट में पहली कंडीशन उसने बताई मुझे, वो क्या बताई है, 9 स्क्वायर यूनिट्स एरिया रिड्यूस किया जा रहा है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड, मिलता है 9 स्क्वायर यूनिट्स। कब मिल रहा है, जब मैं लेंथ में से 5 यूनिट कम कर दूंगा और 3 यूनिट्स में इंक्रीज कर दूंगा उसकी ब्रेथ में। ठीक है, तो लेंथ कितनी है x, इसमें कितनी रिड्यूस करनी है 5, ब्रेथ में कितनी ऐड करनी है 3 यूनिट्स, जो इससे निकलने वाला एरिया है भाई, दोनों से निकलने वाला जो एरिया होगा, सिंपल सी बात है, वो एरिया 9 ज्यादा होगा, रिड्यूस होगा। क्यों रिड्यूस होगा मैं बताता हूं। पहले एरिया कितना था आपके पास, xy था। ठीक है, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, पहले एरिया कितना था x एंड y। ठीक है, अब उसमें से मैंने 9 क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। ये कब रिड्यूस होगा एरिया, जब मेरी लेंथ और ब्रेथ में क्या हो जाएगा, लेंथ में तो 5 रिड्यूस और ब्रेथ में मेरे क्या हो जाएगा 3 इंक्रीज। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि पुराने एरिया में से तो माइनस करोगे आप। पुराना एरिया कितना था xy, उसमें से कितना माइनस किया 9, तो नया एरिया क्या निकल कर आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, नए एरिया की लेंथ नए एरिया की ब्रेथ। भाई नया एरिया नया रेक्टेंगल बन गया। यदि आप पुराने वाले रेक्टेंगल में से 9 को माइनस कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि जो नया रेक्टेंगल आएगा उसकी लेंथ कितनी थी x माइनस वाई, उसकी ब्रेथ कितनी थी y प्लस 3। तो पहली इक्वेशन बन गई यहाँ पर। ओके गाइस, अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, ये दूसरे पॉइंट को समझते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या कहा उसने गाइस आपको, केस नंबर 2, पहली इक्वेशन तैयार हो गई 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, कैलकुलेट कर लिया क्योंकि xy से xy कैंसिल, और आपको पता है लाइक टर्म्स ऐड हो जाती है हमेशा। तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 कंडीशन नंबर फर्स्ट बन के तैयार। इसी तरह से सेम कंडीशन नंबर सेकंड गाइस, सेम कंडीशन सेकंड कैसी, उसने क्या बताया आपको, भाई यदि लेंथ को 3 और ब्रेथ को 2 यूनिट्स इंक्रीज कर दिया जाए, 3 और 2 यूनिट्स इंक्रीज कर दिया जाए दोनों को, तो पहले नई साइड जो नए रेक्टेंगल की बनेगी वो क्या बनेगी, x प्लस 3 y प्लस 2 बनेगी ऑब्वियसली। तो एरिया कितना कह रहा है कि जो एरिया होगा वो 67 बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा 67। एरिया पहले कितना था मेरे पास xy, अब उसमें कितना बढ़ गया 67 बढ़ गया। ये तो नया रेक्टेंगल बन गया ना। नए रेक्टेंगल की लेंथ कितनी थी x प्लस 3, ब्रेथ कितनी थी y प्लस 2। कैलकुलेट कर लो गाइस इसे यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गई होगी आपको कंडीशन। तो इससे बन गई आपके पास सेकंड इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन को आप सोल्व कर लीजिए। सेकंड इक्वेशन ये रही, xy से xy कैंसिल, तो x प्लस 3 जो भी कैलकुलेट करके आएगा आपके पास वो कैलकुलेट कर लेना यहाँ पर। तो फाइनली आपको कैलकुलेशन करके ये क्वेश्चन मिल गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ओके, तो ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड में एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगाकर इस कंडीशन को आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऑन सॉल्विंग एंड वी गेट, मैंने xy की वैल्यू गेट कर ली, x की वैल्यू 17 यूनिट्स एंड y की वैल्यू 9 यूनिट्स। उम्मीद करता हूँ कि गाइस ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा जब मैं इसे ऑन सॉल्विंग वी गेट लिखूंगा। ठीक है ना, एलिमिनेशन लगाते हुए। तो गाइस ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है गाइस, समझिए। द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 5:4। मंथली इनकम में रेशियो दे दिया 5:4 एंड उसके मंथली एक्सपेंचर्स आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। इफ ईच सेव्स ₹3000 पर मंथ, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। इट मीन्स कहना क्या चाह रहा है गाइस, उसने कहा कि भाई एक पर्सन है, एक पर्सन की मंथली इनकम, 2 पर्सन है सॉरी, ए और बी, उन 2 पर्सन की जो मंथली इनकम्स है उनमें रेशियो दे दिया 5:4 और उनके खर्च में रेशियो दे दिया 7:5 ए और बी के। तो कह रहा है कि बताओ यदि वे दोनों के दोनों सेव करते 3000 पर मंथ,
तो फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। तो मुझे मंथली इनकम पता नहीं दोनों की, ए की भी और बी की भी। भाई आपको पता है जो इनकम होती है वो दो चीजें चलती है, इनकम यानी सैलरी, सैलरी क्या होती है, सेविंग भी होती है उसमें, एक्सपेंचर्स भी होता है, खर्च भी होती है और बचत भी करते हैं हम लोग उसमें, है ना। तो इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंचर्स। फर्स्ट पॉइंट के लिए मैंने कह दिया भाई अभी फिलहाल मैंने लेट किया कि लेट इनकम कितनी मेरे पास एक्स, एक्सपेंचर्स कितना कर रहा मैं वाई, तो सेविंग इज इक्वल टू क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंचर्स। यही तो सेविंग होती है क्योंकि इसने सेविंग गिवन की हुई है, तो हमने सेविंग में ही सारा कॉन्सेप्ट को सॉल्व लेके चलना है। तो सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंचर्स। पहला पॉइंट, केस नंबर फर्स्ट, मेरे पास ऊपर मंथली ए के बारे में बात करूं यदि मैं, ए की मेरे पास जो इनकम है वो है 5, रेशो में है ना, कोई दिक्कत, रेशो कटा हो तो एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, ये 5x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ठीक है ना। इनकम क्यों, इनकम को हमने एक्स से डिनोट किया होता है, यानी 5x ये 4x, ए की इनकम 5x, बी की इनकम 4x, और ए का खर्च कितना हो रहा है 7x और बी का खर्च कितना हो रहा है 5y। समझ में आ गया, सॉरी 7y 5y, क्योंकि खर्च को हमने y से डिनोट कर रखा है, एक्सपेंचर्स को y से, तो 7y 5y। क्लियर होगी बातें। तो पहले मैं ए के बारे में बात कर रहा हूं, सिर्फ ए की सेविंग कितनी थी, सॉरी ए की सेविंग टोटल कितनी थी 3000। तो सेविंग किसके इक्वल होती है, इनकम, इनकम कितनी थी 5x, खर्च कितना था 7y, तो रख दिया 5x माइनस 7y, ये 4a के गेट हुआ। किसके लिए गेट किया आपने, 4a के लिए, ठीक है गाइस। अब यदि मैं बात करूं सेम एज इट इज, बी की सेविंग कितनी थी, वो भी 3000 पर है, तो उसका रेशियो कितना था, इनकम थी 4 और एक्सपेंचर था 5, तो यानी कितना हो गया 4x माइनस 5y, 4x माइनस 5y 3000। ये 4 किसके लिए था गाइस, बी के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ए और बी दोनों इक्वेशन बन गई। इसको आपने क्या करा, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन लगाते हुए कैलकुलेट कर लिया, x की वैल्यू 2000, y की वैल्यू 1000, ठीक है। तो इनकम कितनी होगी फर्स्ट पर्सन की, यानी ए की कितनी इनकम आ गई, ए की इनकम थी 5x, तो ए की इनकम कितनी होगी 5 इंटू 2000, तो कितना 10,000। बी की इनकम कितनी थी 4x, तो 4 मल्टीप्लाई 2000 कितना आ गया 8000। दोनों में यदि मैं एक्सपेंचर में बताऊं तो एक्सपेंचर में यानी 7y ये 5y, तो एक्सपेंचर ए का कितना आ गया 7y, y की वैल्यू कितनी कर रखी है आपने 1000, लिख दीजिए 7000 ए का खर्च, एंड बी का खर्च कितना आ गया 5 इंटू 1000 इन 5000। ये ए और बी है गाइज, ये फर्स्ट पर्सन में लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, ये ए और बी है गाइज, आपके पास क्या है ए और बी। तो उम्मीद करता हूँ गाइज ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्लियर है गाइज, ठीक है। तो इस तरह से यदि सेविंग का क्वेश्चन आता है आपके पास इनकम टाइप का, ठीक है, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ये थे गाइज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ, तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये चैप्टर पूरा फिनिश होता है गाइज। तो उम्मीद करता हूँ इनमें ये पूरे के पूरा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि कोई डाउट है, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है गाइज, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इसे करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।